हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्या करेंगे, अगर तंत्र का टॉपिक डिस्कस करेंगे। बेसिकली सिलेबस के फॉर्म में आपका फर्स्ट और सेकंड पॉइंट होगा, और जितना हम कवर कर पाएंगे उतनी जल्दी इसको कवर करेंगे। तो मैं आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, इम्पोर्टेंट श्लोक्स बताऊंगी। जस्ट गो थ्रू इट। और बाकी सारा आप एक बार बुक से भी गो थ्रू हो सकते हो। इसमें भी मैंने कटआउट्स लगा दिए हैं जितना इम्पोर्टेंट है उसके लिए। डिटेल्स के लिए यू कैन ऑल्सो रेफर बुक। अगत तंत्र की अगर हम निरुक्ति देखें तो क्या है, अगत तंत्र जो है वो वर्ड दो शब्द से बना है। अगत प्लस तंत्र। ठीक है, उसमें अगत शब्द भी आगे दो शब्दों से बना है। पहले आता है गद शब्द, जो कि गद धातु में अच प्रत्यय लगाकर बनी है। इसका मतलब होता है रोग, पीड़ा या विष। ठीक है, उसके आगे गद के आगे हम उपसर्ग पूर्वक अगर अ लगा देते हैं तो अगत बन जाता है। तो अगध का मतलब हो गया निरोग या रोग रहे। ठीक है, तो इसको हम बेसिकली इसी कंटेक्स्ट में यूज करते हैं। या इसकी सेकंड जो वो है उसका अर्थ होता है औषध, स्वास्थ्य या विष नाश करने का विज्ञान। ओके, इसका पर्याय जो होता है उसको हम भैषज्य, भेषज, औषध, अमृत, आयुर्योग कहते हैं। बिकॉज इट इज अ साइंस जो हमें ट्रीटमेंट सिखा रहा है विष की। ठीक है, फिर आता है आपका तंत्र शब्द। तंत्र शब्द का अर्थ क्या होता है? तंत्र शब्द होता है शरीर की रक्षा की जाए उस तंत्र कहते हैं। जिसके द्वारा शरीर की रक्षा की जाए उसे तंत्र कहते हैं। राइट। उसके बाद हम लोग अगत तंत्र की डेफिनेशन पे जो है गौर करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये श्लोक भी याद करना है। अगत तंत्रम नाम सर्प कीट लुता मूषक आदि दष्ट विष व्यंजनार्थम विविध विष संयोगो शमनार्थम च। ठीक है, सुश्रुत का ये श्लोक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज द एब्सोल्यूट डेफिनेशन ऑफ अगतंत्र। अगतंत्र आयुर्वेद की उस शाखा का नाम है जिसमें सर्प, कीट, लूता आदि के दंष्ट हुए तथा अन्य विविध प्रकार के स्वाभाविक, कृत्रिम एवं संयोगज विष से उपहत प्राणियों की पीड़ा का उपशमन, निदान एवं चिकित्सा का विधान दिया गया है। ठीक है, तो जो भी मतलब आपका जो भी पॉइजनस ऑर्गेनिजम्स है या फिर कोई भी पॉइजन है उसको आप अगर ले लेते हो, है ना, तो उसकी क्या चिकित्सा करनी है, उसको कैसे हमने उपशमन करना है, उसका जिसमें विधान दिया गया है उसको अगत तंत्र कहा है। ठीक है, इसके पर्याय है विषकर, वैरोधिक, प्रशमन और दंष्ट्रा चिकित्सा, जांगली। ये तीन इसके पर्याय याद करने हैं आपको। उसके बाद आता है टॉक्सिकोलॉजी। टॉक्सिकोलॉजी भी दो शब्दों का मिलन है, टॉक्सिक और लॉजी। टॉक्सिक इज एन एडजेक्टिव of the word toxin. Toxin is a poisonous substance and logy is the science or study. So basically toxicology क्या है? Science and study of poisonous substance. Okay, definition अगर हम देखते हैं तो toxicology deals with diagnosis, symptoms and treatments of poisons and methods of detecting them. ठीक है, ये अलग अलग ऑथर्स ने अलग अलग बुक्स में इसकी डेफिनेशन है। अगर आपको एक कंप्लीट डेफिनेशन लिखनी है तो सेकंड पॉइंट विल बी अ गुड। Toxicology is that branch of medical science which deals with poisons with reference to their sources, characters, and properties, the symptoms which they produce, the lethal dose, the nature of fatal results, the remedial measures which should be employed to combat their actions or effects, the methods of their detection and estimation, and autopsy findings. Okay, so it also concerns law regarding their sale and prescription. तो एक ये complete definition है, इसमें उन्होंने सब बता दिया कि आपको poison के sources का पता होना चाहिए, उसके characters का पता होना चाहिए, प्रॉपर्टीज क्या है उसकी, क्या सिम्टम्स वो प्रोड्यूस कर रहा है, उसकी लीथल डोज कितनी है ना, अगर वो फेटल रिजल्ट्स देगा तो क्या साइंस और सिम्टम्स आपको ऑटोप्सी में देखने को मिलेंगे, कैसे आप उसको डिटेक्ट करोगे, और क्या लॉज है रिगार्डिंग इट। सो एवरीथिंग विच इज कवर्ड इन सम टेक्स्ट इज कॉल्ड टॉक्सिकोलॉजी। These are the different branches of toxicology. You can have a look on them. ठीक है, अलग अलग branches हैं जैसे कि veterinary toxicology, the study of diagnosis and treatment of animal poisoning. Industrial toxicology क्या है? Study of selective and specific
एरिया ऑफ इन्वायरमेंटल टॉक्सिकोलॉजी, ठीक है। इसमें एक आपके काम की जो है आपके सिलेबस में मेंशन है वो है क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी, विच मेनली इन्वॉल्व इन स्टडीज ऑफ डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजनिंग, ठीक है। तो ये आप एक बार गो थ्रू हो सकते हो इनकी डेफिनेशंस के लिए। उसके बाद है स्कोप। स्कोप क्या है अगत तंत्र का, ओके। तो अभी के जो नाउ डेज क्या हो रहा है, बहुत सारी नई नई औषधियां, मतलब बहुत सारी नई मेडिसिन प्रोड्यूस हो रही हैं। कीटनाशक मतलब पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, जो आपके क्लेंजर्स होते हैं, घर साफ करने वाले हैं, ये सब चीजों, मतलब हमारी जैसे एडवांसमेंट हो रही है, बहुत सारी नई नई एडवांसमेंट्स आती जा रही है केमिकल्स में भी, ठीक है। तो उनके कारण पॉइजनिंग होती है, लोग वो पी लेते हैं, चूहे मारने की दवाई पी लेते हैं, या फिर जो है क्लीनिंग एजेंट्स जो होते हैं उनको पी लेते हैं, है ना। तो बहुत सारी, जितनी वाइड वैरायटी ऑफ केमिकल होगा उतना हमें चाहिए उसका ट्रीटमेंट, राइट। और इसी तरह एक एग्जांपल भोपाल गैस त्रासदी, है ना। भोपाल गैस ट्रेजेडी का है, जब वो लीक हो गई थी एक पॉइजनस गैस, है ना। एटमी और रासायनिक अस्त्र, यानी जो न्यूक्लियर परीक्षण चल रहे हैं, या न्यूक्लियर वॉर हो जाए तो भी उसमें जो है निकलेगा, वो भी पॉइजनस होता है, ठीक है। और वैसे भी जो अर्थ का एनवायरनमेंट है वो प्रदूषित हो रहा है, इट इज गेटिंग पोल्यूटेड। तो इस सब के लिए क्या है, जो हम मनुष्य हैं उनमें रोग पैदा हो रहे हैं, ठीक है। और वो रोग नॉर्मल रोग नहीं है, उनका रूप बदला हुआ है, ठीक है। तो वो सब चीजों को टैकल करना किसका काम है, अगत तंत्र का, है ना। क्योंकि पोल्यूटेड है सब कुछ, तो अलग तरीके के रोग उत्पन्न हो रहे हैं जिनका नॉर्मल रोगों से कोई लेना देना नहीं है, नॉर्मल साइंस और सिम्टम्स नहीं है। तो यहाँ पे अगत तंत्र का स्कोप जो है वो वाइडन ब्रॉडन हो जाता है। और इसका प्रयोजन क्या है, देखो, आयुर्वेद के दो प्रयोजन है। स्वस्थ मनुष्यों में जो है उनके स्वास्थ्य की हमको रक्षा करनी है, और विष सॉरी नहीं, जो रोग वाले मनुष्य उनके रोगों का निदान करना है। वही इनका भी अगत तंत्र का प्रयोजन यही है कि स्वस्थ मनुष्यों को विष के प्रभाव से उनकी हमें रक्षा करनी है, और जो विषग्रस्त है उसका निदान, मतलब उसका हमें ट्रीटमेंट करना है। अब आता है पॉइंट विष की निरुक्ति। विष शब्द में कैसे बनता है विष शब्द, विष धातु में क प्रत्यय लगाकर, ठीक है, जिसका अर्थ होता है छा जाना, घेरना, व्यापत हो जाना, फैल जाना, ठीक है। तो विष का अर्थ क्या होता है, वो द्रव्य जो शरीर में जाकर शीघ्रता से व्यापत हो जाए, ठीक है। तो इसकी उत्पत्ति कैसे हुई थी विष की, इससे आपने याद करना है, समुद्र मंथन के समय इसकी उत्पत्ति हुई थी, ठीक है। और इसकी परिभाषा में ये श्लोक आप याद करोगे सुश्रुत का, विषाद जननत्वाच, विषाद जननत्वाच विषम इत्यभिधीयते, ठीक है। विषाद उत्पन्न करने के कारण उसे विष कहा जाता है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या करता है, मनोदैहिक, शरीर को और मन को कष्ट प्रदान करता है, उसमें विषाद लाता है, इसलिए इसका नाम विष बोला गया है, ओके। ये डिफरेंट डिफरेंट पर्याय हैं, आप पढ़ सकते हो इसके विष के, श्वेत, गरल, कालकूट, है ना, गर, गद्ध, काल, कल्प, ये सब अलग अलग आचार्यों ने विष के पर्याय दिए हैं। उसके बाद आता है विष का वर्गीकरण, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विष दो तरह के होते हैं, कृत्रिम या संयोगज, और अकृत्रिम या स्वाभाविक, ठीक है। कृत्रिम या संयोगज मतलब केमिकली प्रिपेयर्ड जो होते हैं, अकृत्रिम या स्वाभाविक मतलब ओरिजिनल, जो अपने नेचुरल फॉर्म में होते हैं, ठीक है। इसमें जो कृत्रिम है इसमें आता है गर्विष और दूषी विष। तो ये गर्विश और दूषी विष आपका एक 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। गर्विश क्या होता है, कोई विषाक्त या नॉन विषाक्त, मतलब विषहीन या विषाक्त दो किसी द्रव्यों का आपका कॉम्बिनेशन होता है, जो जाके बॉडी में धातुओं को, बॉडी को दूषित करता है और विष वाले लक्षण प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अब ये जो दो द्रव्यों का कॉम्बिनेशन है, ये दोनों द्रव्य हो सकते हैं, विषाक्त भी हो सकते हैं या विषहीन भी हो सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये एक रॉन्ग कॉम्बिनेशन है जो शरीर में पॉइजनिंग उत्पन्न कर रहा है, ठीक है। उसी तरह क्या होता है, हमारा जो होता है दूषी विष होता है, वो क्या होता है, विष का ना कुछ पार्ट बॉडी में रह जाता है, ठीक है, और वो निकल नहीं पाता है, वो
हतवीर्य हो जाता है, मतलब उसकी पोटेंसी पुअर हो जाती है, वो शरीर में पड़ा रहता है, पड़ा रहता है, पड़ा रहता है। बट जब उसकी फेवरेबल कंडीशन आती है, वो शरीर को दूषित करता है और विष वाले लक्षण उत्पन्न करता है। ठीक है, तो ये कृत्रिम के आपके दो भाग याद रखने हैं, गर्विश और दूषी विष। अकृत्रिम या स्वाभाविक का आपको स्थावर और जांगम, स्थावर यानी वानस्पतिक प्लांट्स वाले जो भी हैं, और जांगम प्राणिज। स्थावर में भी वानस्पतिक और खनिज आते हैं, वानस्पतिक प्लांट्स और खनिज जो भी है धातु वगैरह। ठीक है, उसके बाद आपको रस तिरंगिनी में विष और उपविष बताए गए हैं। विष की संख्या 9 है और उपविष की 11 है। ठीक है, विष कौन से उसने मेंशन किए हैं? हालाहल, कालकूट, श्रृंगिक, प्रदीपन, सौराष्ट्रिक, ब्रह्मपुत्र, हारित्रिक, स्कुतुक, वत्सनाभ। ठीक है, उसी तरह उपविष कौन से हैं? विष तिंदुक बीज, अहिफेन, रेचक, धतूर बीज, विजया, गुंजा, भलातक, अर्कशीर, स्नूहिक्षीर, लांगली और करवी। ये आपको याद करने हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है। विष और उपविष क्या होते हैं और उसमें क्या डिफरेंस होता है? विष तो आपको समझ आ गया ना। उपविष क्या होता है? लो वीर्य, मतलब कम वीर्य वाला, कम पोटेंसी वाला विष होता है। फिर आते हैं विष के गुण। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको अगर याद होता है श्लोक याद कर लेना। विष के 10 गुण हैं। लघु, रुक्ष, आशु, विशद, व्यवायी, तीक्ष्ण, विकासी, सूक्ष्म, उष्ण और अनिर्देश्य रस। ये 10 गुण हैं विष के, जो आपको याद करने हैं। ठीक है, ये डिफरेंट डिफरेंट आचार्यों ने क्या लक्षण माने हैं, ठीक है, ये आप याद कर सकते हो। ऑलमोस्ट सब सेम है। एक जो निर्देश रस से बोला है, ठीक है, और सुश्रुत ने उसकी जगह अपाकी बोला है। वाग्भट ने अव्यक्त रस या अपाकी दोनों बोला है। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा पॉइंट आउट कर सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपका। विष, मध्य और ओज के गुणों में डिफरेंस पूछते हैं। ठीक है, ये टेबल फॉर्म में बनाया हुआ है, ये आपको एज इट इज लर्न करना है। ठीक है, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपका हो सकता है। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि विष, मध्य और ओज के गुणों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, विष क्या होता है? लघु, रूक्ष, उष्ण, तीक्ष्ण, सूक्ष्म, आशुकारी, व्यवायी, विकासी, विशद, अनिर्देश्य रस। ठीक है, और मध्य के गुण भी आप देख के हैरान होगे कि ऑलमोस्ट सेम है विष की तरह। बस एक जो अनिर्देश रस है विष का, वो मध्य में अम्ल रस होता है। ठीक है, बाकी ओज के गुण आपने शरीर क्रिया में पढ़े थे। गुरु, स्निग्ध, शीत, मृदु, बहल, प्रसाद, स्थिर, सलक्षण, पिच्छल, मधुर। ठीक है, तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। उसके बाद आता है विष के गुणों की कार्मुकता। तो सबसे पहले क्या है? रूक्ष, उष्ण गुण। रूक्ष होने के कारण क्या होता है? होने से वायु को, और उष्ण होने के कारण क्या है? रक्त के साथ पित्त को प्रकोपित करता है। ठीक है, रूक्ष से वायु को और उष्ण से पित्त और रक्त को ये दूषित करेगा। तीक्ष्ण होने से क्या करेगा? मर्म के बंधनों को काटेगा और बुद्धि को मोहग्रस्त करता है। सूक्ष्म होने के कारण क्या? छोटा है तो हर जगह शीघ्रता से शरीर अवयवों में फैल जाएगा, प्रवेश कर देगा। ठीक है, आशुकारी होने का भी यही मतलब होता है कि तेजी से फैलकर प्राणों का हनन करता है। व्यवायी का गुण जो होता है, उसके कारण क्या होता है? विष जो है पचने से पहले ही फैल जाता है। ठीक है, विकासी होने से क्या होता है? दोष, धातु और मलों को नष्ट करता है। विशद होने से क्या होता है? ये कहीं पे भी चिपकता या रुकता नहीं है। लघु होने से ये दुष्चिकित्स्य है। और अविपाकी होने के कारण क्या होता है? ये बहुत दिनों तक शरीर में पड़ा रहता है और शरीर को कष्ट देता है। ठीक है, तो ये विष के गुणों की कार्मुकता है, मोड ऑफ एक्शन। उसके बाद विष की क्रिया क्या होती है, इसका विस्तृत रूप से जो है वृद्धवाग्भट में वर्णन किया गया है। तो विष क्या करता है? सबसे पहले रक्त को दूषित करेगा। सबसे पहले क्या करेगा? ब्लड में आता है। उसके बाद वो 3 जो दोष है हमारे, वात, पित्त, कफ, इनको दूषित करेगा। फिर सभी आशियों को एक साथ दूषित करके एंड में हृदय में प्रवेश करके मृत्यु का कारण बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले ब्लड में जाएगा, ब्लड से सारी बॉडी में सर्कुलेट होगा। जैसे जैसे सर्कुलेट होगा, दोषों को खराब करेगा, जो जो आशयों में जा रहा है उनको दूषित करेगा, और फाइनली हृदय में जाके जो है मृत्यु का कारण बनता है। विष के अधिष्ठान। अधिष्ठान क्या होता है? वो अंग या अंश जिसमें विष रहता है। ठीक है, तो ये आप पढ़ोगे, स्थावर के अलग पढ़ोगे, जांगम के अलग पढ़ोगे। स्थावर के क्या है? विष के अधिष्ठान है
मूल, पत्र, फल, पुष्प, त्वक, क्षीर, सार, निर्यास, धातु। ठीक है, कंद भी होता है, 10 होते हैं और 10th वाला आई गेस थोड़ा नीचे चला गया तो दिख नहीं रहा है, एक कंद भी होता है। ओके, तो मूल, पत्र, फल, पुष्प, त्वक, क्षीर, सार, धातु, निर्यास और कंद, ये 10 स्थावर विष के अधिष्ठान है। ये श्लोक इंपॉर्टेंट है, इफ यू कैन लर्न इट यू शुड लर्न। उसके बाद जांगम विष के 16 अधिष्ठान होते हैं। दृष्टि, निश्वास, दंष्ट्रा, नख, मूत्र, पुरीश, शुक्र, लालास्त्राव, आर्तव, मुख, संदंश, विसर्जित, तुंड, अस्थि, पित्त, शूक और शव। ठीक है, ये आपको याद करना है। अधिष्ठान का 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। फिर आपका पॉइंट आता है पॉइजन वर्सेस टॉक्सिन वर्सेस वेनम। ये सिलेबस का पॉइंट है। तीनों शब्दों का क्या डिफरेंस है, क्या डेफिनेशन में डिफरेंस है, देखो। सबसे पहले टॉक्सिन क्या होता है? ये केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो लिविंग सेल्स या ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अब टॉक्सिन क्या हो सकता है? प्रोटीन्स, पेप्टाइड्स, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, पॉइजन क्या होता है? a substance that can cause illness or death when absorbed or ingested. Okay, उसके बाद आता है हमारा venom. Venom is a substance produced by an animal for self-defense and is injected into another animal. कोई भी जैसे स्नेक का venom हो गया, कोई भी है ना पॉइजनस उसका। तो एक इसमें लिखा होता है, हर जगह पढ़ोगे कि if it bites you and you die, it's venomous. ठीक है, हमेशा पॉइजन और venom में डिफरेंस आपको लगने में मुश्किल हो जाती है, कंफ्यूजन हो जाती है। तो इफ इट बाइट्स यू एंड यू डाई, इट्स वेनमस। इफ यू बाइट इट एंड यू डाई, इट्स पॉइजनस। समझ आई? कि जो अगर वो ऑर्गेनिज्म ने आपको काटा है और आपकी मृत्यु हो जाती है तो वो वेनमस था, वो पॉइजनस नहीं बोलेंगे हम उसको कि वो सांप पॉइजनस है। यू विल से इट इज अ वेनमस स्नेक। ठीक है, अगर कोई एप्पल है जो कि जिसमें विष है, उसको आपने खाया और आपकी डेथ हो गई, तो दैट इज पॉइजनस। तो एनिमल्स के कॉन्टेक्स्ट में वेनमस प्रोडक्ट यूज किया गया है, और पॉइजनस क्या है कि जिसको आपने खाया, आपने उसका सेवन किया तो डेथ हुई। ओके, सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस। तो डेफिनेशन आप देख चुके हो है ना पॉइजन की, जब हमने वेनम और वो करा था। अब इसकी मेन जो इसमें है वो है क्लासिफिकेशन। तो पॉइजन 3 तरह के होते हैं मेनली, कोरोसिव, इरिटेंट और सिस्टमिक। कोरोसिव में हमारे पास आएगा मोस्टली एल्कलीज और बेसिस। तो यहाँ है ना स्ट्रॉन्ग एसिड्स और स्ट्रॉन्ग बेस, इनके ये सब कोरोसिव इन नेचर होते हैं एंड दे आर आल्सो पॉइजनस। और इरिटेंट में हमारे पास आएंगे इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और मैकेनिकल। इनऑर्गेनिक फर्दर मेटालिक, नॉन मेटालिक है। ऑर्गेनिक एनिमल, वेजिटेबल। और ये मैकेनिकल जो भी हमारे डायमंड डस्ट, स्पॉन्ज डस्ट वगैरह रहते हैं। और उसके अलावा एक कैटेगरी जो सिस्टमिक है वो हम आगे देखेंगे। ओके, सो ये मेन कैटेगरीज हैं, ये आप टैबुलर फॉर्म में से बना सकते हो एग्जाम में। उसके बाद आता है सिस्टमिक पॉइजन। सिस्टमिक पॉइजन जो होता है उसमें बेसिकली हम नर्वस, कार्डियक और रेस्पिरेटरी पढ़ते हैं। नर्वस में भी सेरेब्रल, स्पाइनल और पेरिफेरल करते हैं। तो ये एक बार आप देख लेना क्लासिफिकेशन। उसके बाद मेडिको लीगल क्लासिफिकेशन होती है, मतलब किस इंटेंशन से किया गया है। होमिसाइडल है ना, कि मतलब हत्या करने की उससे किया है। सुसाइडल है कि सुसाइड करने की उससे है। एक्सीडेंटल हो गया है गलती से, है ना। अबॉर्टिफिकेंस होते हैं अबॉर्शन के लिए जो यूज किए जाते हैं। स्टूपिफाइंग होते हैं किसी को ऐसे चक्कर लाने के लिए या कंफ्यूज करने के लिए, वो स्टूपिफाइंग होते हैं। तो ये 5 कैटेगरीज होती है मेडिको लीगल से, जो इंटेंशन को उसकी बताता है। ठीक है, तो ये हो गई पॉइजन के बारे में आपने पढ़ लिया, विष की डेफिनेशन पढ़ ली, अगत तंत्र की पढ़ ली, उनकी क्लासिफिकेशन पढ़ ली, मॉडर्न और आयुर्वेद दोनों तरीके से। अब एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका आता है वेग, आप पढ़ोगे
है ना। तो अभी पहले हम उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। वेग क्या होता है बेसिकली, ये है ना। तो वेग आचार्य सुश्रुत ने बताया है, धातु आशय अंतर मर्यादा। ये देखो, ये एक टर्म है यहाँ पे, धातव आशय अंतर मर्यादा की जो 7 कलाएं वर्णित की गई हैं, उनमें से एक एक का आशय लेकर विश्व के 7 वेग होते हैं। तो आपने कला पढ़ी होगी, है ना, जो डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स हैं, वो हर एक में एक एक करके पेनिट्रेट करता है विश्व, और हर लेयर का एक अलग आपको लक्षण देता है। ठीक है। और उसके बाद आता है हमारा एक टॉपिक, वेगांतर। वेगांतर की परिभाषा क्या है, वायु से प्रेरित हुआ विश्व एक धातु से दूसरी धातु में प्रविष्ट होता है, होते समय धातुओं के मध्य स्थित कला को पार करने में जितना समय लेता है उसको वेगांतर कहते हैं। तो बेसिकली एक कला से दूसरी कला में जाते हुए जो वो टाइम लेता है उसको वेगांतर कहते हैं। ठीक है। ये लक्षण है मानव प्राणियों में वेगों के लक्षण क्या आते हैं। ठीक है। तो ये आप श्लोक अगर हमने याद किया था अपने टाइम पे, आपको याद नहीं होता है, इसी में सारे लक्षण दिए गए हैं। ठीक है। तो कोई बात नहीं, आप ऐसे याद कर सकते हो कि प्रथम वेग के लक्षण क्या होते हैं। पहला जो वेग होता है, वेग में रस धातु की विकृति से होता है। पहला जो वेग आएगा आपको विश्व का, ठीक है, वो रस धातु की विकृति के कारण आएगा। तो उसमें हमारे क्या लक्षण रहते हैं, उसमें लक्षण आपके रहते हैं तृष्णा, मोह, दंत हर्ष, प्रसेक, वमन और क्लम। ठीक है। ये लक्षण आपके रहते हैं। द्वितीय जो होता है, दूसरा, पहला वाला आपका किसके कारण हुआ, रस धातु की विकृति के कारण। ओके। सेकंड आपका होता है, रस के बाद आती है रक्त, रक्त की विकृति के कारण। तो इसमें क्या आता है, शरीर में विवनता, भ्रम, वेपतु, मूर्छा, जृंभा, सारे अंगों में चुनचुनाहट और तमक श्वास, ये लक्षण होते हैं दूसरे वेग में। उसके बाद आता है तृतीय वेग। तृतीय वेग में मांस धातु की विकृति होती है। इसमें मांस में क्या आएगा, शरीर पे कुछ गोल चकते, उभार, मंडल हो जाएंगे, कंडू होगा, श्वेतु होगा, ओठ आदि लक्षण आएंगे। ठीक है। चौथे वेग के लक्षण, चौथे वेग में ये वात आदि दोषों को कुपित कर देता है। तो उसमें क्या लक्षण आएंगे, दाह, छर्दी, अंगों में छूल, मूर्छा। ठीक है। और पंचम वेग में ये दृष्टि मंडलों के को दूषित करेगा। ओके। तो इसमें क्या है, कोई भी वस्तु नीले वर्ण की दिखती है या तम प्रवेश हो जाता है। ठीक है, ब्लैकआउट्स होते हैं। छठे वेग में क्या होता है, हिक्का आरंभ हो जाता है, मृत्यु सूचक रहता है ये। ठीक है। सप्तम में स्कंद भग्न, मतलब शोल्डर्स जो है आपके ढिलकने शुरू हो जाते हैं, ऐसे ड्रूपी हो जाते हैं, गिरने लगते हैं। अष्टम वेग में प्राणी की मृत्यु हो जाती है। ठीक है। तो बेसिकली क्या है, सुश्रुत ने हमें बोले थे कि 7 वेग होते हैं, चरक मानते हैं 8 वेग हैं। ठीक है। तो ये आप डिफरेंस देख लेना, हम अभी चरक के अकॉर्डिंग लक्षण पढ़ रहे हैं, तो उन्होंने 8 वेगों का वर्णन किया है, वैसे सुश्रुत ने 7 वेगों का वर्णन किया है। ओके। ठीक है। उसके बाद क्या है, ये तो हमने पढ़े मनुष्यों में। पशु और पक्षियों में भी विषाक्तता होती होगी, तो उनके क्या वेग होते हैं, क्या लक्षण होते हैं। तो पशु जो होते हैं ना हमारे एनिमल्स, ये पशुओं में क्या होते हैं, आपके 4 वेग होते हैं, 4। और पक्षियों में 3 होते हैं। तो इनके क्या लक्षण होते हैं, प्रथम वेग पशुओं में क्या होता है, शरीर में पीड़ा, भ्रम, और पक्षियों में उद्विग्नता, ये लक्षण आते हैं। ठीक है। पशुओं में क्या आते हैं, शरीर में पीड़ा और भ्रम, और पक्षियों में आती है उद्विग्नता। द्वितीय वेग पशुओं में क्या करता है, कंपन उत्पन्न करता है, जबकि पक्षियों में वो भ्रम करता है। तृतीय वेग निष्क्रियता करता है, मंद आहार, अल्प भोजन करने की इच्छा रहती है पशुओं में। और पक्षियों में क्या होता है, सभी अंगों का स्वस्थ होना और मृत्यु। ठीक है। जबकि पशुओं में श्वास वृद्धि और मृत्यु होती है चतुर्थ में। तो ये हमेशा याद रखना, पशुओं में आपके रहेंगे 4 वेग, और पक्षियों में आपके रहेंगे 3।
ओके, तो इस चीज को याद रखना। आपको वेग वेगांतर का क्वेश्चन, वेग के लक्षण, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। 5 या 15 मार्क्स में ये क्वेश्चन आता है, तो आपको पता होना चाहिए वेग की डेफिनेशन, वेगांतर की डेफिनेशन, उसके अलावा क्या लक्षण होते हैं। अब है रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पॉइजन, ठीक है। इसमें आता है एंटरल, पेरेंटरल, इनहेलेशन, एक्सटर्नल एप्लीकेशन, इंट्रोडक्शन इनटू नेचुरल ऑरिफिसेस और सबलिंगुअल रूट। एंटरल होता है बाय माउथ, जो आप क्या करते हो, खा लेते हो। पेरेंटरल, इंजेक्ट करते हो। इनहेलेशन मतलब स्मेल से हो जाता है, ठीक है। एक्सटर्नल एप्लीकेशंस मतलब कहीं भी वूंड और ब्रोकन स्किन में आप अप्लाई कर देते हो, ठीक है। नेचुरल ओरिफिसेस में मतलब आईज में डाल दिया, नोज में डाल दिया, रेक्टम में डाल दिया, और सब लिंगुअल यानी जीभ के नीचे रख दिया। तो ये रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पॉइजन होते हैं। ओके, उसके बाद एक टॉपिक आता है हमारा विष संकट या इमरजेंसी इन पॉइजनिंग। तो जब क्या होता है, विष के प्रभाव को बढ़ाने वाले सभी या अधिकांश, मैक्सिमम विष के प्रभाव को बढ़ाने वाले कारक जो हैं वो एक साथ मिल जाते हैं, तो विष संकट की अवस्था उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। तो वृद्धवाग्भट ने ये श्लोक दिया है अष्टांग संग्रह में, विष प्रकृति काल अन दोष दूष्य आदि संगमे विष संकटम उद्दिष्टम शतस्य क्रोध जीवती, ठीक है। विष प्रकृति यानी पित्त प्रकृति, विष का काल, वर्षा काल तथा ग्रीष्म काल, अन्न, कटु एवं तिक्त, ठीक है। दोष, पित्त, दूष्य, रक्त आदि, इन सब के विष के साथ मिल जाने पर विष संकट की अवस्था उत्पन्न हो जाती है। इन अवस्थाओं को प्राप्त हो जाने पर 100 में से कोई एक ही प्राणी जीवित बचता है। मतलब जो विष के इफेक्ट को बढ़ाने वाली सारी चीजें या मैक्सिमम चीजें एक साथ मिल जाए तो विष संकट हो जाता है, विष संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और इसमें से क्या है, इसमें 100 में से एक ही जो जन है वो बच पाता है। फिर आता है विष पीत के लक्षण, ठीक है। जिसने विष पी रखा हो उसके क्या लक्षण होते हैं। तो इसमें क्या होता है, गृहधूम के रंग का मल आता है, मतलब काले रंग का मल आता है। अधिक मात्रा में वो क्या, पहले वायु का त्याग करता है। पेट में आधमान रहता है, उष्ण रक्त अधिक मात्रा में आ रहा होता है, विवर्ण हो जाता है, अंगग्लानि रहती है, ठीक है। झागदार वमन करता है। तो बेसिकली क्या होगा, पेट आधमान से भरा है, वायु से भरा है, तो पहले वो क्या करेगा, बहुत सारी वायु का त्याग करेगा। फिर वो क्या करेगा, गृहधूम के रंग का पुरीश निकालेगा, ठीक है। बहुत सारा उसका रक्त भी निकल रहा है जिससे उसकी बॉडी विवर्ण हो गई है, और झागदार सा वमन भी वो निकाल रहा है। तो ये विषपीत के लक्षण होते हैं। एक और टर्म आती है शंकाविष। तो इसमें क्या होता है, शंकाविष में क्या होता है, कुछ भी किसी मनुष्य को चोट लग गई है, कांटा चुभ गया है, कुछ भी ऐसा हो गया है, पर उसको संदेह है कि उसको किसी विषैले जंतु ने काट लिया। मतलब उसको लगा कुछ और है, ठीक है, चोट उसको किसी और कारण से लगी है, पर उसको ऐसा शंका हो रही है कि नहीं मुझे किसी विषैले जंतु ने काटा है, तो उसको हम शंकाविष कहते हैं। तो उसमें क्या होता है, उसको ये सिम्टम्स आने लग जाते हैं। वो क्यों आने लगते हैं, क्योंकि उसके दिमाग में ये चीज होती है कि मुझे किसी ने काट लिया है, तो उसको क्या बुखार हो जाएगा, वमन करेगा, अतिसार करेगा, ग्लानि रहेगी, मूर्छा, मोह, दाह। तो बेसिकली उसकी मानसिक उस पे इफेक्ट होता है, उसको ये लगता है कि मुझे किसी ने नहीं है, मुझे विषैले जंतु ने काटा है। तो ये मानसिक विष उसके दिमाग में चढ़ जाता है, शंकाविष, और ये उसके लक्षण होते हैं। उसके बाद आता है विष मुक्त के लक्षण। विष मुक्त के लक्षण, इससे पहले आपको एक और याद रखना पड़ेगा, एक टर्म होती है विष दाता के लक्षण, ठीक है। जो विष देता है उसके क्या लक्षण होते हैं। तो ये बिल्कुल बेसिक सी वो है, बताइए उन्होंने कि अगर कोई कल्प्रिट है तो उसको क्या उसके लक्षण आएंगे। तो आचार्य सुश्रुत ने ना कल्प स्थान में इस विष दाता के लक्षण का वर्णन किया है। उसमें उन्होंने बोला है कि बेसिकली क्या होता है, उसको कुछ पूछोगे तो वो बताएगा नहीं, अगर वो कुछ बोलेगा तो उसमें वो लड़खड़ाएगा, कंपन उसको पूरे शरीर में होती रहेगी,
ठीक है। और पेल रहेगी शक्ल उसकी, मुंह उसका सूखता रहेगा, किसी जगह अगर वो जा रहा है, मतलब मुद्रा भी स्थित नहीं है उसकी, टेढ़ा मेढ़ा लड़खड़ाता रहेगा, ठीक है। भयभीत सा इधर उधर ताकता रहेगा, है ना। तो ऐसे कुछ लक्षण होते हैं विषदाता के, जो आचार्य सुश्रुत। अब आता है हमारा विष मुक्त के लक्षण क्या होते हैं। विष मुक्त के लक्षण क्या होते हैं? प्रसन्न दोष, अर्थात जिस व्यक्ति के रसादि धातु, मल वात आदि दोष स्वभाव स्थित हो, मतलब अपनी नॉर्मलेसी में आ जाए। प्रसन्न दोष, प्रकृतिस्थ धातु, धातु में भी अपनी प्राकृतिक स्थान पर अपने प्राकृतिक रूप से आ गई हो। अन्न अभिकांक्षा, मतलब खाने में रुचि उसकी हो जाए। सममूत्र जीवा, मलमूत्र का सही से त्याग कर रहा है, भूख उसको सही लग रही है। और प्रसन्न वर्ण इंद्रिय चित्त चेष्टा, जिसके शरीर का वर्ण, जिसकी इंद्रियां, चित्त एवं शारीरिक एवं मानसिक क्रियाएं स्वस्थ हो, वो क्या है, उस पे विष मुक्त, मतलब विष के प्रभाव से वो मुक्त हो चुका है। अब आता है हमारे पास विष उपक्रम। विष उपक्रम मतलब विष की चिकित्सा कैसे करनी है, ठीक है। तो इसके दो तरह से होती है, एक होती है सामान्य विष उपक्रम और एक होता है विशिष्ट विष उपक्रम। ओके, तो सामान्य क्या होती है, इसमें क्या है, जो भी हमारा कोई भी तरह का विष हो, जांगम हो, स्थावर हो, उसमें आप ये चिकित्सा कर सकते हो, ठीक है। या आपको अगर पता ही नहीं है कि किस विष का प्रभाव है, तो आप ये चिकित्सा करोगे, मतलब यू आर इन डाउट कि ये किसी चीज के काटने से है या खाने से है, तो आपको सामान्य चिकित्सा करनी है। तो ये सभी विषयों के लिए सेम होती है। इसको बोलते हैं चतुर्विंशति विषोपक्रम। 24 उपक्रम बताए गए हैं इसमें, ठीक है। और विशिष्ट चिकित्सा मतलब हर एक उस विष की अलग जो अपनी स्पेसिफिक चिकित्सा वो होती है, ठीक है। तो ये एक 15 मार्क्स का बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विषोपक्रम का, ठीक है। तो इसका श्लोक आप याद करना। श्लोक क्या कहता है? मंत्र अरिष्ट उत्कर्ण निष्पीड़न आचूषण अग्नि परिषेकः अवगाहन रक्त मोक्षण वमन विरेको उपधानानि हृदय आवरण अंजनस्य धूमलेहो औषध प्रश्मनानि प्रतिसारणं प्रतिविषम संज्ञा संस्थापनम लेपः मृत संजीवनम एव च विंशतेर इति चतुर्भिरधिकः स्युरुपक्रमा यथा ये यत्र योज्या शृणु तथा तान्। तो ये 24 उपक्रम है, 15 मार्क्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो एक एक करके मैं आपको इनकी वो बता देती हूँ, डिस्क्रिप्शन क्या है। तो पहला है मंत्र। तो किसी भी सत्यवादी, तपस्वी या ज्ञानी, उनके द्वारा कभी भी मंत्र उच्चारण किया जाता है ना, तो वो व्यर्थ नहीं होता, ऐसा सुश्रुत में लिखा है, ठीक है। तो वो भयानक से भयानक विष को भी शीघ्र से ही नष्ट कर देता है। जितनी जल्दी औषध काम नहीं करती, उतनी जल्दी उनका मंत्र काम करता है। तो इसीलिए जैसे कई चीजों में बताया गया है कि मंत्र उच्चारण करवाना किसी तपस्वी या ज्ञानी से, तो वो चिकित्सा में बहुत एक हेल्पफुल रहता है। जैसे सर्पदंश की चिकित्सा में इसका बहुत अच्छा माना गया है यूज, ठीक है। तो मंत्र हो गया डन। उसके बाद होता है हमारा नेक्स्ट जो है, वो है अरिष्ट बंधन, है ना। अरिष्टा बंधन, नॉट अरिष्ट बंधन बट अरिष्टा बंधन। मंत्र हैज बीन डन। अरिष्टा बंधन सेकेंड, इधर लिखा है बाइंडिंग या अप्लाइंग टॉर्निक वे। तो क्या होता है अरिष्टा बंधन, क्या होता है, अगर जैसे किसी ने काट लिया, है ना, कोई भी सर्प ने काट लिया, है ना, तो क्या होगा, हमारे शरीर में विष का प्रसार होता है, फैलता है शरीर में विष। तो मैंने आपको बताया था वो रक्त धातु का आश्रय लेकर जो है फैलेगा शरीर। हमने क्या करना है, रक्त का जो प्रसार है और विष का प्रसार उसके साथ रोकना है। तो हम क्या करते हैं, अरिष्टा बंधन, मतलब जो दंश की साइट है, साइट ऑफ दंश, मतलब जहाँ पे काटा है सामने, तो उससे हम ऊपर थोड़ा सा एक कुछ बांध देते हैं कपड़ा टाइटली, सो दैट वहां पे विष ना फैले, ठीक है। अब ये कपड़ा कहाँ बांधना है, हम इसको, इसी को हम बोलते हैं अरिष्टा बंधन। ये कहाँ करना है हमने,
दंश स्थान से 4 अंगुल ऊपर, 4 अंगुल ऊपर हमें ये बांध देना है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, उसका प्रसार रुक जाए। आचार्य सुश्रुत ने कहा है कि हमें मंत्र से अभिमंत्रित करके वो बंधन बांधना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका आता है वो होता है उत्कीर्तन। ठीक है, ये उत्कीर्तन यानी इंसिजन। ओके, तो इसमें बेसिकली क्या है, आपको एक मैं टिप देती हूँ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अगर आपको कोई एग्जाम्पल्स उससे रिलेटेड कोई टर्म एक्सप्लेन करने के लिए कोई एग्जाम्पल्स आपके पास है ना, तो काइंडली राइट देम। जब आप वो एग्जाम्पल्स लिखोगे ना, तो आपका वेटेज बढ़ता है मार्क्स का। ठीक है, तो जैसे उत्कर्तन, उत्कर्तन का मतलब होता है काटना या चीरा लगाना। ठीक है, तो इसमें एग्जाम्पल चरक में दिया गया है क्या, कि जिस प्रकार जड़ से काट देने पर वृक्ष फिर नहीं पनप पाता, उसी प्रकार दंश स्थान के काट देने पर विष का वेग आगे नहीं बढ़ता। ठीक है, तो हमने क्या करना है, उन्होंने बोला कि जैसे हम अगर किसी वृक्ष को रूट से काट देंगे, जड़ से काट देंगे, तो वो दोबारा नहीं फैलेगा। ठीक है, उसी प्रकार क्या होता है, अगर हम काट दें विष का, जहाँ पे काटा है या उस स्थान को हम काट दें, तो वो विष फैलता नहीं है। ठीक है, तो बस ध्यान रखना है कि वो मर्म स्थान ना, अगर वो मर्म स्थल है तो उसको थोड़ा सा आगे हटकर काटना चाहिए। ठीक है, तो मर्म स्थान को छोड़ के थोड़ा सा आगे पीछे से काट देना चाहिए। ओके, नेक्स्ट हमारा चौथा आता है, वो होता है निष्पीड़न। ठीक है, दिस इज निष्पीड़न यानी कंप्रेशन, दबाना, दबाकर निचोड़ देना। ठीक है, क्या है, अब चीरने के बाद, चीर दिया पहले हमने उसको, उत्कर्तन कर दिया। उत्कर्तन करने के बाद क्या है, चारों ओर से दबा दबा कर जो दूषित रक्त है उसको हम निकाल देते हैं। तो इससे क्या होता है, अधिकांश विष निकल जाता है और वेग जो होता है वो कम आता है। ठीक है, तो ये हो गया निष्पीड़न। उसके बाद आता है चूषण। चूषण यानी सखी। इसमें उन्होंने क्या बोला है, क्या करना है आपको, पहले बेसिकली इसमें जो दंश स्थान है उसके आसपास आपको छेदन करना है। छेदन करने के बाद आपको चूस के मुंह से उसको चूस चूस कर आसपास से सारा ब्लड जो है, रक्त है, वो बाहर निकालना है, दूषित रक्त। ठीक है, तो इसकी एक प्रॉपर विधि है जो आप लिखोगे एग्जाम में, क्या विधि है वो बेसिकली। तो इसमें आपको क्या करना है, आपको पहले जो भी चूषण कर्म करने वाला है वो पहले अपना जो मुंह है उसको घी से लिप्त करेगा, मुंह में बालू या फिर कोई जौ का आटा भरेगा। ठीक है, और जो जहां से आपने चूषण करना है, जो विषदंश स्थल है, उसको अच्छे से धोएगा। फिर वो मुंह से अपने चूषण करेगा और फिर बाद में वो सारा कुछ स्पिट कर देगा। उसके बाद स्पिट करने के बाद उसको मुंह को थूकने के बाद ना, वो सारा कुछ थूकने के बाद उसको विषनाशक औषधियों से गंडूश करना है। ठीक है, तो ये एक प्रॉपर स्टेप वाइज प्रोसीजर है कि सबसे पहले वो क्या करेगा, सबसे पहले उसने क्या करना है, अब वो वाला स्थान जो है जहां से विष निकालना है उसको धोएगा, मुंह में अपने घी से लिप्त करेगा मुंह को, जौ का आटा रखेगा या बालू रखेगा, चूसेगा वहां से ब्लड को। उसके बाद वो सारा बालू वगैरह और जो भी उसने चूसा है उसको बाहर निकाल देगा, फेंक देगा उसको। उसके बाद विषनाशक औषधियों से कंडूश करेगा। ठीक है, तो ये चूषण ऐसे होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है अग्निकर्म। अब छेदन और चूषण करने के बाद हमें क्या करना है, अग्निकर्म करना है। वहां स्वर्ण या फिर लोह की शलाका से उस एरिया को दहन कर देना, उसको जला देना है। ठीक है, तो ये जो सब पॉइंट्स अभी तक हमने पढ़े, मंत्र जो है वो विष प्रतिरोधन है। ठीक है, बाकी अरिष्टा बंधन, उत्कर्तन, निष्पीड़न, चूषण, अग्निकर्म से क्या होगा, हम लोग विष का संचार जो है उसको उसमें बांधन करेंगे, मतलब उसको रोकेंगे। नेक्स्ट अब हमारा आता है परिषेध। परिषेध, तो परिषेध और अवगाहन। परिषेध का मतलब है क्या करना, छींटे मारना। तो क्या होगा, जैसे कुछ भी पॉइजनस उसने खा लिया है तो क्या होगा, रोगी
का ना संज्ञानाश होने लगेगा, उसको अनकॉन्शियसनेस आने लगेगी। उसमें आपको क्या करना है, उसकी आंखों पे ठंडे पानी के छींटे मारने हैं उसको होश में लाने के लिए, ठीक है। उसी प्रकार अवगाहन का क्या मतलब है, स्नान। स्नान, इसमें क्या करना है, आपको रोगी को या तो शीतल जल में स्नान कराना है, या फिर शीतल जल पे तौलिए को भिगो भिगो कर उसके शरीर या सिर पे रखना है, बर्फ की थैली, ठीक है। तो इससे उसको कॉन्शियसनेस रीगेन होती है। नेक्स्ट हमारा आता है रक्त मोक्षण। तो बेसिकली क्या है, जब विष हमारे अंदर एंटर होगा तो वो ब्लड में एंटर होता है, और जब वो पूरे ब्लड में फैल जाएगा तो वो हर जगह दूषण करेगा। हमने पढ़ा था ना कैसे करता है, विष क्या है, पहले ब्लड में जाएगा, ब्लड से सारी जगह सर्कुलेट होके बाद पित्त कफ को दूषित करेगा, सब आशयों को दूषित करेगा, फिर हृदय में जाकर मृत्यु का कारण बन जाएगा। तो हमें क्या करना है, ये रक्त पूरा दूषित ना हो इसलिए रक्त का मोक्षण कराना, मतलब रक्त ब्लड लेटिंग करानी है। इसके लिए क्या यूज किया जाता था, रक्त के विस्तारन के लिए श्रिंग, जलोका, प्रच्छान, ये सब चीजों को यूज करके हमें ब्लड को निकालना है, उस एरिया का शोधन करना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है वमन। वमन में क्या, वमन और विरेचन दोनों। तो वमन और विरेचन दोनों ही शोधन प्रक्रिया है। इससे हमें क्या करना है, शरीर का शोधन करना है। इससे क्या होगा, हृदय की रक्षा करेंगे ये लोग, जो भी अनडाइजेस्टेड और इंटेस्टाइन और स्टमक में अनडाइजेस्टेड जो भी रहेगा ना विष, वो इससे बाहर आ जाएगा। तो ये एक तरह की शोधन प्रक्रिया है, इससे फिर हृदय में इफेक्ट कम आता है, लक्षण कम आपको दिखेंगे। नेक्स्ट है उपधान। उपधान क्या होता है, बेसिकली एप्लीकेशंस ऑफ मेडिसिन ओवर द इंसाइज्ड स्कैल्प। क्या करते हैं, देखो, जब विष का प्रभाव मस्तिष्क तक पहुंच जाता है ना तो संज्ञा नाश होने लगती है। तो इसके लिए वो क्या कह रहे हैं कि हमें क्या करना है, अपने सिर पे एक काकपद के आकार का चीरा, तो एक चीरा लगाना है, रक्त मोक्षण, सॉरी, एक हमको चीरा लगाना है, उसके ऊपर हमें ना कुछ औषधीय द्रव्यों का कल्प उसके ऊपर रख देना है। तो क्या होगा, वो कल्प की अब्सॉर्प्शन होती है वहां पे, है ना। तो वो मस्तिष्क में डायरेक्ट जाएगा और संज्ञानाश जो उसकी हुई है उसमें हेल्प करेगा। ओके। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, हृदय आवरण। जैसे उसने मस्तिष्क पर इफेक्ट किया, संज्ञानाश किया, वैसे हृदय पे भी इफेक्ट करता है। तो इसके लिए क्या होता है, अगर मस्तिष्क और हृदय दोनों ही अफेक्टेड हो जाते हैं तो मृत्यु शीघ्र हो जाती है। तो इससे बचाव के लिए जो हृदय पे आवरण है उसको हमने कैसे प्रोटेक्ट करना है, उसके लिए क्या दिया है कि मधु घृत का पान कराने की, स्वर्ण गैरिक को जल में घोलकर पिलाने का विधान। इसके बाद होता है अंजन। अंजन क्या है, मतलब अगर आपके वही संज्ञानाश है, आंखें नहीं खोल रहा है, तो हमें तीक्ष्ण औषधि का अंजन उसकी आंखों में लगाना है, बारीक चूरन बनाना है तीक्ष्ण औषधियों का, उसको बकरे के मूत्र में अच्छे से उसकी भावना देकर उसको अंजन मत उसको, ठीक है। उसी प्रकार नेक्स्ट होता है हमारा नस्यकरम। तो नस्य में हमको क्या करना है, हमें भी इसमें भी हमें तीक्ष्ण औषधियों का उसको जैसे कि ज्योतिषमती के बारीक चूरन का, बिजोरे नींबू की झाड़ का, हमें उसको नस्य देना है, तीक्ष्ण नस्य देना है। उसी तरह तीक्ष्ण द्रव्यों से हमें उसको धूम देनी है, धूम का सेवन उसको कराना है। फिर क्या है, नेक्स्ट है ले। ले का मतलब क्या है, चटाना। उसमें क्या है कि अगर जैसे मुख में, गले में, तालू में शोष हो जाता है, ड्राइनेस हो जाती है विष के प्रभाव से, तो इसमें हमें उसको लेह देनी है ताकि वो मॉइस्ट हो। उसमें फिर हम मधु और घृत का उसको सेवन कराते हैं। फिर आता है औषध। औषध में मतलब बहुत सारे अगध तंत्र के अगध बताए गए, मतलब बहुत सारी औषधियों का वर्णन है, जैसे कि महाअगध, क्षार अगध, अमृत घृत, अजीत अगध, ऐसे बहुत सारी फॉर्मुलेशंस बताई गई हैं जो आप यूज कर सकते हो। ओके। अगेन आता है हमारा प्रदमन। प्रदमन क्या होता है, वही तीक्ष्ण नस्य है, ये भी तीक्ष्ण नस्य है। तो इसमें हमें क्या करना है, ज्योतिषमती, त्रिकटु, कटफल, इनके बारीक चूरन को हमने नाक में एक धमनी यानी पाइप के थ्रू ब्लो करना है। ओके। तो ये हो गया हमारा
नेक्स्ट आता है हमारा प्रतिसारण। ठीक है, अगर जो दंश वाला एरिया है, ठीक है, जो साइट है, वहां पे अगर ब्लड क्लॉटिंग हो गई है तो हमें क्या करना है, प्रतिसारण का मतलब होता है रबिंग, स्क्रबिंग या रबिंग। ठीक है, तो हमें क्या करना है, चूरन लेने हैं, शुंठी, मरीच, पिपली, हरिद्रा, पंचलवण, इन सब द्रव्यों का संभाग चूरन लेना है, कपड़ छान चूरन मतलब बारीक चूरन लेना है, और उसको दंश स्थान पर उसका घर्षण कर। ठीक है, इससे रुका हुआ ब्लड जो है, रक्त है, वो फ्लो करने लगता है। ठीक है, तो ये आपका प्रतिसारण हो गया। उसके बाद आता है प्रतिविष, एंटीडोट। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर जांगम विष है तो उसका एंटीडोट जो है, प्रतिविष है, वो है जांगम का है स्थावर, और स्थावर का है जांगम, ऑपोजिट है। ठीक है, तो अगर आपको लग रहा है कि अब असाध्य लक्षण उत्पन्न हो जाएंगे, असाध्य की अंतिम स्थिति आने वाली है, तो अगर जांगम विष से ग्रस्त प्राणी है तो उसको स्थावर विष पान कराना है, और अगर स्थावर विष की असाध्य अवस्था है तो विषाक्त सर्प से उसको डसवाना है। ठीक है, फिर है संज्ञा स्थापन। ठीक है, तो व्यक्ति क्या है, आपका रोगी बेहोश हो चुका है। ठीक है, आंखें उसकी खुली हैं, गर्दन लटक है, यह मतलब जाने वाला है पेशेंट। उस स्थिति में आपको क्या करना है, उसको तीक्ष्ण प्रथमन हिस्से से शिरोविरेचन करना है उसका। क्या, शाखा और ललाट में जाने वाली जो सिराएं हैं का तुरंत स्थानांतरण करना है। ठीक है, ये सब काम करना है उसमें आपको, ताकि उसका वमन विरेचन कराना है, किसी तरह भी उसको होश आए, ये आपको ट्राई करना है। फिर है लेप। ठीक है, बाकी सारे ये प्रतिसारण, रक्त मोक्षण आदि कर्मों से अगर ज्यादा रक्त बह गया है तो हमें क्या करना है, शीरी वृक्षों के शीतल पल्क को लेप करना है उसका। ठीक है, और लास्ट जो है मृत संजीवन, ये क्या है, मतलब पहले पुराने समय में क्या होता था, मरे हुए प्राणियों को भी जिंदा कर देते थे, जीवित कर देते थे, पर आजकल ये जो है विलुप्त हो गई है। तो रिवाइवल अगर है इसमें हम, तो वो सीपीआर टेक्निक से जो हम कर सकते हैं, रिगेन कॉन्शियसनेस और ब्लड सर्कुलेशन, वहीं तक इसका सीमित रहता है। ओके, तो ये आपके 24 क्रम हो गए। अभी थोड़ी मैंने डिस्क्रिप्शन बता दी है, एक बार आप अपना गो थ्रू जाना बुक से भी। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक डायग्नोसिस इन लिविंग सब्जेक्ट्स, डायग्नोसिस ऑफ पॉइजन इन लिविंग सब्जेक्ट। ठीक है, तो अगर आपके पास कोई सस्पेक्टेड पेशेंट ऑफ पॉइजनिंग आया है तो आपका क्या, कैसे डायग्नोज करोगे आप? सबसे पहले आपको क्या लेनी है, वाइटल्स। ठीक है, वाइटल्स लोगे उस पेशेंट के। ठीक है, जो भी नेसेसरी आपको आउटकम उसका लगता है कि उसका बीपी ड्रॉप हो रहा है या उसको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो रही है, तो इस अकॉर्डिंग फटाफट आप उसको मास्क लगाओ। बीपी कम हो रहा है तो उसको बीपी की मेडिसिन चलाओ। ठीक है, आपको क्या करना है, हिस्ट्री लेनी है पेशेंट की। वो पेशेंट बोल पा रहा है तो उससे सुनो, नहीं तो जो भी उसके रिलेटिव्स हैं उनसे पूछो। टाइम ऑफ ऑनसेट आपको पता होना चाहिए कि कब इसने या जो है खाया या जो भी किया है वो इसने किस समय किया, क्या सिम्टम्स इसको आए, जब तक आपके पास नहीं पहुंचा तब तक क्या सिम्टम्स रहे इसके, है ना, क्या कॉज था, क्या सोर्स थी, क्या पॉइजन था, बेसिकली आपको अगर उनको पता है तो आपको बता देंगे। ठीक है, क्या उसको कोई पहले से डिप्रेशन था कि नहीं था, वो फ्रस्ट्रेटेड था कि नहीं था। ठीक है, बाकी आपको कुछ चीजें नोट करनी है। ठीक है, साइंस और सिम्टम्स आप देखोगे जब आप पढ़ोगे स्टेप वाइज अलग अलग पॉइजनिंग के क्या क्या साइंस सिम्टम्स है, तो आपको समझ आएगा। ओके, उसके बाद आपको फिजिकल एग्जामिनेशन करनी है ना, अगर उसने कुछ खाया या पिया है तो आपको स्मेल आ जाएगी उस चीज की। ठीक है, तो उसके कपड़ों से, उसके मुंह के पास से कुछ भी आपको फिजिकल एग्जामिनेशन करनी है। फिर आपको जो भी उसका वॉमिटस है, एक्सक्रीटा है, वो सब आपको प्रिजर्व करके इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजना है। इवन जो उसने कपड़े पहने होते हैं वो भी आप लोग प्रिजर्व करते हो, राइट। अब इन केस ऑफ डेड सब्जेक्ट जिसकी पॉइजनिंग से डेथ हो गई है, उसमें आपको क्या करना है, आपको से पेशेंट के रिलेटिव से पूछना है क्या हिस्ट्री रही, क्या उसने खा लिया था या क्या किया उसने,
क्या कितनी देर वो जिंदा रहा, क्या सिम्टम्स थे उसके इनिशियल, है ना, और क्या उसको कोई ट्रीटमेंट मिली कि नहीं। बाकी फिर आप लोग जब पोस्टमार्टम करोगे तो उसमें आपको एक्सटर्नल और इंटरनल फाइंडिंग्स वो आप देखोगे, और फिर इनका भी आपको जो विसरा है और जो भी कपड़े वगैरह है वो सब आपको प्रिजर्व करना। ठीक है। अब ड्यूटीज क्या है डॉक्टर की सस्पेक्टेड केस ऑफ पॉइजनिंग के लिए। मेडिकल ड्यूटी क्या है, आपको मेक श्योर करना है कि वो पेशेंट को फुल केयर और ट्रीटमेंट मिले, बिकॉज पॉइजनिंग केस इज नॉट लाइक नॉर्मल डिजीज। ठीक है, तो ये क्या है, बहुत आपका गलत आउटकम दे सकता है, इंस्टेंट डेथ हो सकती है। अगर आप पूरे स्टेप्स ऑफ ट्रीटमेंट सही से फॉलो नहीं करते हो तो पेशेंट में लैंड इनटू डेथ, तो आपको केयरफुली उसकी ट्रीटमेंट करनी है। ठीक है। नेक्स्ट आपकी मेडिकल लीगल ड्यूटी क्या है, आपको पूरी मेडिकल लीगल डॉक्यूमेंटेशन करनी है। ठीक है, सारे सैंपल्स को प्रिजर्व करना है। अगर पुलिस को पता है तो ठीक है, नहीं तो आपको इन्फॉर्म करना है कि ऐसा ऐसा हमारे पास एक पॉइजनिंग का केस आया है। पुलिस आके अपनी सारी तहकीकात खुद करेगी, बट यू शुड इन्फॉर्म देम। ओके, कि लीगली सारी डॉक्यूमेंटेशन करेक्ट होनी चाहिए और उसका सब सैंपल आपको प्रिजर्व कर। उसके बाद क्या ट्रीटमेंट होती है पॉइजनिंग की, वो भी हम पढ़ेंगे। ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजनिंग केसेस में आपको सबसे पहला स्टेप, आपके पास पेशेंट एंटर हुआ है, आपको उसके वाइटल्स लेने हैं। ठीक है, वाइटल्स जब आप लोगे तो आपको फील होगा कि पेशेंट को जो है ब्रीथिंग में प्रॉब्लम। फर्स्टली आप उसको ऑक्सीजन मास्क लगाओगे। बीपी यूजुअली पेशेंट हाइपोटेंशन में लैंड करता है आपके पास, तो उसके लिए आपको देखना है कितना बीपी कम है, तो उसके लिए आप फ्लूइड्स रश करोगे पेशेंट को। ठीक है, और फ्लूइड रश करने से बात नहीं बन रही है तो आप उनको नॉरेट या डोपा की इंफ्यूजन लगाओगे। ठीक है, बीपी बढ़ाने के लिए आप उनको दवाई लगाओगे। ओके, तो ये रहता है, पहले आपको वाइटल्स चेक कर लेते हैं। ओके, उसके बाद क्या करना है हमको पेशेंट का, अगर हार्ट रेट कम लग रहा है, ड्रॉप होता लग रहा है, तो आपको फटाफट पेशेंट रिवाइव करना है, रिसस्टिटेशन देनी है उसको, सीपीआर वगैरह जैसे भी, अगर पेशेंट कोलैप्स कर जाता है। ठीक है, अब सेकेंडरी, पहले पेशेंट को स्टेबलाइज करो, उसके बाद ट्रीटमेंट शुरू करो। ठीक है, फिर अब क्या है, पेशेंट आपका स्टेबल हो गया, आपने उसको ऑक्सीजन मास्क लगा दिया है, आपने उसकी बीपी को स्टेबलाइज करने के लिए मेडिसिन दे दी है, हार्ट रेट उसका ड्रॉप नहीं हो रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, तो अब सारी ट्रीटमेंट करें। सबसे पहला स्टेप होता है रिमूवल ऑफ द अनएब्सॉर्ब्ड पॉइजन। ठीक है, अनएब्सॉर्ब्ड पॉइजन को रिमूव करना है। अगर तो वो कॉन्टैक्ट पॉइजन है, ठीक है, मतलब आंखों में चला गया है, हार्ट किसी भी ओरिफिस में चला गया है, तो क्या करना है उसमें आपको, उसके लिए क्या करना, आपको एक टेक्निक होती है ट्रिपल वॉश। कॉन्टैक्ट पॉइजनिंग के लिए ट्रिपल वॉश करना होता है, सोप वाटर सोप, सोप वाटर सोप से उसको वॉश करेंगे। ठीक है, इनकेस उसने इनहेल कर लिया है तो हम क्या करेंगे, अब इनहेल वाले को कैसे करेंगे, हम डाइल्यूट कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, उसको सफिशिएंट वेंटिलेशन कराएंगे, फ्रेश एयर देंगे, ऑक्सीजनेशन कराएंगे, तो ऐसा करेंगे कि वो डाइल्यूट हो जाए। अगर उसने इंजेक्ट किया है तो वहां से आपको क्या करना होता है, टॉर्निक्वेट मारना है, आइस पैक करना है, इंसिजन सक्शनिंग करनी होती है। इन केस ही हैज इंजेस्टेड द पॉइजन, अगर उसने खा लिया है तो इसके लिए हम क्या करते हैं, वेरी फेमस टर्म गैस्ट्रिक लवाज। गैस्ट्रिक लवाज मतलब स्टमक को वॉश करना होता है हमने। ठीक है, तो ये हमें करना होता है। गैस्ट्रिक लवाज कैसे करना है, आपको राइल्स ट्यूब डालनी है। ठीक है, पेशेंट को सबसे पहले लेटाना है, उसका हेड जो है उसकी प्रोन कर देना है, लेफ्ट साइड को टेढ़ा लेटा होना चाहिए। ठीक है, फिर हम एक रबर ट्यूब लेते हैं जो कि है राइल्स ट्यूब, जिसका नाम होता है राइल्स ट्यूब, उसको हमें लुब्रिकेट करना होता है। आप चाहे उस पर लोकल एनेस्थीसिया लिग्नोकेन से उसको अच्छे से कोट करके वो ट्यूब आपने नोज से या मुंह से बाहर अंदर डालनी है टिल अ पॉइंट, एक पॉइंट होता है उस पर मार्किंग रहती है, उस तक उसको अंदर डाल के आपको चेक करना है कि ट्यूब स्टमक में है कि, उसके लिए आप क्या करोगे, स्टेथोस्कोप लगाओगे और वहां पे रखोगे उसका डायफ्राम। ट्यूब में एक खाली इंजेक्शन से अगर आप एयर फ्लो करोगे तो आपको ठक
करके आवाज आती है डायफ्राम में, स्टमक में। अगर ऐसी आवाज आती है तो मतलब ट्यूब सही जगह पहुंच गई है। अब उस ट्यूब के जरिए हमें क्या देना होता है, गैस्ट्रिक लवाज करना होता है। तो बेसिकली लोग पानी से भी करते हैं, पर कुछ जगह क्या प्रैक्टिस होता है, कोकोनट ऑयल और सोडा बाइकार्ब वगैरह डाल के मिक्स करके वो डालना होता है, और फिर उससे पेशेंट वॉमिट करता है बार बार। उसको पहले डालना है, फिर उसको इंजेक्ट आउट करना है सब कुछ इस तरह। अनएब्सॉर्ब्ड पॉइजन अगर स्टमक में है तो हम उसको गैस्ट्रिक लवाज से निकालते हैं। इन केस अगर वो इंटेस्टाइन में है तो हम क्या करते हैं, वहां पे परगेटिव देते हैं, परगेशन देते हैं, वहां से वो निकल पाए। ओके, तो ये होता है। गैस्ट्रिक लवाज करने के बाद हमें प्रॉपर जो भी पॉइजनिंग हुई है उसका एंटीडोट स्टार्ट करना है। ठीक है, तो आपको एंटीडोट उसका स्टार्ट करना होता है। उसके बाद क्या करते हो, एक होता है यूनिवर्सल एंटीडोट। ठीक है, अगर आपको नहीं पता चल रहा किस चीज की पॉइजनिंग है ना, या आपके पास एंटीडोट उपलब्ध नहीं है, तो यूनिवर्सल एंटीडोट्स आते हैं, आप वो यूज कर सकते हो। ठीक है, तो आपको एंटीडोट्स देने हैं। उसके बाद क्या करेंगे हम, उसके बाद हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट चलाएंगे। ठीक है, जो भी उसके सिम्टम्स आ रहे हैं उस अकॉर्डिंग उसको ट्रीटमेंट देते हैं। ठीक है, तो ये था आपका आज का टॉपिक। आप एक बार अच्छे से इसको गो थ्रू हो जाओ। इसमें मैंने फर्स्ट 2 पॉइंट्स आपके सिलेबस में कवर करने की कोशिश की है। इनकेस आपको कोई डाउट होगा तो यू कैन आस्क।